नमस्कार। इस समय हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस से कनाडा के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 देशों के दौरे पर हैं, तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के दौरे पर थे और अब साइप्रस से कनाडा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब साइप्रस से कनाडा के लिए रवाना हो रहे थे तो उस समय की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर हैं और साइप्रस में उनका 2 दिनों का दौरा था। उसके बाद प्रधानमंत्री साइप्रस से कनाडा के लिए रवाना हुए हैं। कनाडा में जो G7 शिखर सम्मेलन है उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था। कनाडा के प्रधानमंत्री ने उनको आमंत्रित किया था। मार्क कार्नी ने निमंत्रण दिया था उनको। उस निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के लिए रवाना हो चुके हैं साइप्रस से और वहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। कनाडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विशेष कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त भी कुछ कार्यक्रम प्रधानमंत्री के होंगे और साइप्रस में जो 2 दिनों का उनका दौरा था वो काफ़ी सफल दौरा, जिसको पूरा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस से कनाडा के लिए रवाना हो गए हैं। साइप्रस में ख़ास तौर पर जो उनका जिस तरह से 2 दिनों का दौरा रहा, दोनों देशों के बीच कई बातें हुई, कई बड़ी बातें हुई और समझौते हुए और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का जो सर्वोच्च सम्मान है वो तो दिया ही गया। इसके बाद प्रधानमंत्री जो कनाडा का दौरा है उस पर वो रवाना हो गए हैं। G7 का शिखर सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर उसमें हिस्सा लेने वाले हैं और मार्क कार्नी जो कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रित किया था और उस निमंत्रण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा दौरे पर रवाना हुए हैं साइप्रस से। कनाडा में जो G7 समिट है उसमें ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं और G7 समिट में भारत को लगातार पिछले कुछ सालों से आमंत्रित किया जाता रहा है। उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार भी निमंत्रित किया गया है। कनाडा जो कि मेज़बान देश है, उनके प्रधानमंत्री के द्वारा तो 16 और 17 जून को प्रधानमंत्री 2 दिनों के कनाडा के दौरे पर रहेंगे और G7 समिट में इस दौरान शामिल होंगे। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस से कनाडा के लिए रवाना हो रहे हैं, विदाई ले रहे हैं। काफ़ी सफल दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साइप्रस का 2 दिनों का और फिर आगे 2 दिनों का दौरा कनाडा का भी है। तो प्रधानमंत्री साइप्रस से कनाडा के लिए रवाना हो रहे हैं, वही तस्वीरें आप देख रहे थे। अब नजर डाल लेते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। साइप्रस यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडेस के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए दोनों देश। पीएम ने कहा, भारत साइप्रस मिलकर बनाएंगे अगले 5 साल का रोड मैप। पीएम मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों को यह सम्मान किया समर्पित। साइप्रस के राष्ट्रपति को दिया भारत आने का निमंत्रण। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए जारी की अधिसूचना। 2 चरणों में कराए जाने का ऐलान। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 तो बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 तक पूरी होगी जनगणना। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर। मई में 14 महीनों के निचले स्तर पर पहुंची थोक महंगाई दर। फ्यूल से लेकर खाने पाने के सामानों की कीमत में गिरावट। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान ने इजराइल पर किए ताबड़तोड़ हमले, 8 की मौत। इजराइल ने भी दिया हमले का जवाब। तो वहीं ईरान में पढ़ने वाले भारतीय छात्र छात्राओं के संपर्क में है भारतीय दूतावास।
हेडलाइन के बाद अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के दौरे पर थे, अब कनाडा के लिए रवाना हुए हैं। तो साइप्रस के राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडेस की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि दोनों देश अपनी साझेदारी को रणनीतिक दिशा देने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोड मैप बनाएंगे। उन्होंने कहा कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग कार्यक्रम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। अपनी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक दिशा देने के लिए हम अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोडमैप बनाएंगे। रक्षा और सहयोग को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर अलग से डायलॉग शुरू किया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। हम दोनों सहमत हैं कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय पर्यटकों के लिए साइप्रस एक पसंदीदा स्थल है। उन्होंने कहा कि मोबिलिटी समझौता को जल्द पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट जस्टिस जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर भी विस्तार से बात हुई है। साइप्रस में योग और आयुर्वेद के प्रसार को देखकर हम उत्साहित हैं। भारतीय टूरिस्ट के लिए भी साइप्रस एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। उनके लिए डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी बनाने पर जोर दिया जाएगा। हमने निश्चय किया कि मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडेस को भारत आने का न्योता भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र को समकालीन बनाने के लिए जरूरी सुधारों को लेकर विचारों में समानता है। उन्होंने साइप्रस द्वारा सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए आभार व्यक्त किया। साइप्रस द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए हम आपके आभारी हैं। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली ये मानवता की पुकार है। मेडिटरेनियन क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी हमने बात की। हम सहमत है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्षेत्र में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। राष्ट्रपति जी, मैं आपको भारत यात्रा के लिए सादर निमंत्रित करता हूं। और भारत और साइप्रस के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है, जिसके तहत भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत दोनों देशों की कंपनियां एक दूसरे के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो सकेंगी।
इससे दोनों देशों के बीच वित्तीय रिसर्च और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। और इन सबसे पहले साइप्रस यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान वहां के राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडिस ने पीएम मोदी की अगवानी की। पीएम मोदी ने साइप्रस के पहले राष्ट्रपति आर्क बिशप मकारियोस III की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। गौरतलब है कि बीते 23 वर्षों में साइप्रस में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। पीएम मोदी ने साइप्रस को भूमध्य सागरीय क्षेत्र और यूरोपीय संघ में एक करीबी दोस्त और एक महत्वपूर्ण भागीदार बताया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडिस के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, तो दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। और साइप्रस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकोसिया के ऐतिहासिक केंद्र का भी दौरा किया। इस दौरान वहां के राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडिस भी उनके साथ मौजूद रहे। और साइप्रस यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडिस ने प्रदान किया। पीएम मोदी ने इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि वे इस सम्मान को भारत और साइप्रस के संबंधों के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में इसके महत्व को समझते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों की सक्रिय साझेदारी आने वाले समय में और भी नई ऊंचाइयों को छुएगी। गौरतलब है कि पीएम मोदी का ये 23वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। उन्हें इससे पहले भी विदेशी दौरों पर वहां के कई सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के दौरान उनके व्यक्तिगत करिश्मे से देश के साथ कई महत्वपूर्ण आयाम जुड़े। उनकी कार्यशैली की मुरीद पूरी वैश्विक बिरादरी पीएम मोदी का हमेशा सम्मान करती है, जिसकी एक बानगी साइप्रस में भी तब देखने को मिली जब उन्हें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडिस ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया। ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान केवल मेरा नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। ये हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मैं ये अवार्ड भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों को, हमारे साझा मूल्यों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूं। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्हें वहां के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके ने श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया था। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का ये सर्वोच्च सम्मान था। इस अवार्ड से किसी भारतीय नेता को पहली बार सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री को अब तक 23 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं।
पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। पीएम 56 वर्षों में पहले ऐसे विदेशी नेता रहे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम को देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। यह अवार्ड विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया। उसी दिन पीएम को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने पीएम को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अब तक चुनिंदा वैश्विक नेताओं को ही ये अवार्ड मिला है। इस साल भी पीएम को ग्लोबल अवार्ड से नवाजे जाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों बारबाडोस ने प्रधानमंत्री को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। वहां के राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार प्रदान किया, जिसे पीएम की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने प्राप्त किया। इसी वर्ष 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में पीएम को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल ने पीएम को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया। किसी भारतीय को पहली बार यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इन अवार्ड्स और ग्लोबल लीडर के तौर पर शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह है पीएम का विजन, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति संवाद का विजन। संघर्ष ही नहीं, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी पीएम का संदेश साफ है। समाधान के लिए सब साथ आएं, मिलकर प्रयास करें। आधुनिक तकनीक हो या विकास की डगर, पीएम ग्लोबल साउथ सहित सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर बार बार बल देते रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे पूरी दुनिया न केवल सम्मान से देखती है, बल्कि इससे मानवता का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। बुलेटिन में आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें आज की, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। असम का चाय वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे रहेगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज की एक और बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता करके साइप्रस यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान दी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किए जाने पर देशवासियों के साथ खुशी को साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को यह सम्मान वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने प्रदान किया, जिसे प्रधानमंत्री ने देशवासियों को समर्पित कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को साइप्रस में उनके देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। साइप्रस के राष्ट्रपति श्री निकोस क्रिस्टोडोलिडीस से ये जो सर्वोच्च पुरस्कार है, ये प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के माध्यम से वैश्विक स्तर पर, पर्यावरण के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत के गौरव के स्तर पे उनके योगदान के लिए आज ये उनको सम्मान मिला है। उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 23वां ये सम्मान मिला है। हम निश्चित रूप से ये भारत के लिए भी गौरव का क्षण है। तो ये तो बात थी प्रधानमंत्री को मिले बड़े सम्मान की, लेकिन जो दूसरी बड़ी खबर है वो जनगणना से जुड़ी हुई है। इस पर
भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश में पिछड़ा वर्ग समाज में धूल झोंकने का काम हमेशा से कांग्रेस ने किया। अगर कांग्रेस और उनके नेताओं के मन में पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए काम करने की भावना होती तो कांग्रेस ने अपने सालों के राज के दौरान इस काम को कर दिया होता। लेकिन जब देश में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक आयोग के दर्जे की बात की थी तो उन्हीं के कारण यह दर्जा उनको मिला, बल्कि सरकारी विकास की योजनाओं से करोड़ों पिछड़े समाज के लोगों का विकास भी हुआ है। इस देश में ओबीसी समाज के साथ धोखा करने का काम, छल करने का काम हमेशा से कांग्रेस ने किया है। अगर कांग्रेस के मन में कभी सच्चाई रही होती तो काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने कोई दूसरा कमीशन ही नहीं बनाया। हम तो प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से भी आभार व्यक्त करते हैं कि लंबे समय से जो यूनिवर्सिटीज में एकल पद का विषय होता था, सेंट्रल स्कूल में जो एडमिशन में रिजर्वेशन का विषय होता था, ओबीसी के संवैधानिक आयोग के दर्जे की बात थी, उन्हीं के कारण न केवल ये दर्जा मिला बल्कि उनकी आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं के कारण देश के करोड़ों लोग गरीबी से मुक्त हुए। दरअसल कांग्रेस ने जाति की गणना पर सवाल उठाया था क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज ही अगली जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना 2027 2 चरणों में कराई जाएगी। जनगणना 2027 से 1 मार्च 2027 तक पूरी कर ली जाएगी। सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी। और इससे पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक में आगामी जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की थी। जनगणना 2 चरणों में इस बार कराई जाएगी। पहले चरण यानी मकान सूचीकरण और मकानों की गणना HLO में प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण यानी जनगणना PE में प्रत्येक घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारियां एकत्र की जाएंगी। जनगणना में जाति गणना भी की जाएगी। इस बार जनगणना कार्य के लिए लगभग 34 लाख गिनती करने वाले लोग और पर्यवेक्षक के साथ ही लगभग 1.3 लाख जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। जनगणना 2027 मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके डिजिटल माध्यम से की जाएगी। लोगों को स्वगणना का प्रावधान भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद से 16वीं जनगणना है और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना है। और लौटते पहली खबर की तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर कनाडा के लिए रवाना हो गए हैं। G7 समिट के लिए भारत को मेहमान देश के तौर पर निमंत्रण दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा यात्रा पर कनाडा में कार्यवाहक भारतीय उच्चायुक्त चिन्मय नाइक ने कहा कि यह 6ठी बार है जब भारत को G7 के लिए आमंत्रित किया गया है। यह दिखाता है कि भारत विश्व पटल पर कितना महत्वपूर्ण है। Honorable Prime Minister of India has been invited to attend the G7 2025 summit as an outreach guest country by the Right Honorable Prime Minister of Canada, Mr. Mark Carney. This is the 6th consecutive time India is coming to G7 as a guest country, which itself speaks for India's importance on the world stage today. In this particular G7, India will be speaking about energy security, innovation, new technologies like AI, quantum, etc., which are contemporary topics which affect all of us, and our views will definitely be noticed, I'm sure. आगे की खबरों में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के राहत आयुक्तों, आपदा प्रबंधन सचिवों, नागरिक सुरक्षा, गृह रक्षकों और अग्निशमन सेवाओं तथा राज्य आपदा मोचन बलों के वार्षिक सम्मेलन 2025 में शिरकत की। अपने संबोधन में अमित शाह ने एनडीआरएफ की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि ये एनडीएमए, सीडीआरआई और एनडीआरएफ की बदौलत संभव हो पाया है।
जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पूरा विश्व आपदाओं से चिंतित है, मगर हम सब के लिए आनंद का विषय है कि 10 साल के अंदर एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई, ये 3 संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया है। और ये हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय है। एनडीएमए ने नीति विषयक संरचना करना, शोध कार्य करना, अनेक प्रकार के अभ्यास के लेखों को लोगों तक पहुंचाना, कई एप्स बनाना और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नीति विषयक विषयों का एनडीएमए ने बहुत अच्छा किया है। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनडीआरएफ ने पिछले कई वर्षों में पूरे देश में काफी ख्याति अर्जित की है। और एनडीआरएफ की मैं बात करता हूं तब मेरे ही विभाग के तहत काम करने वाला संगठन है, मगर मैं बेझिझक होकर कह सकता हूं कि पूरे देश में एनडीआरएफ ने अपनी एक छवि बनाई है, ख्याति भी अर्जित की है और सम्मान भी प्राप्त किया है। और एनडीआरएफ के संरचना में एसडीआरएफ का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। एसडीआरएफ के जवानों को एनडीआरएफ के तर्ज पर ट्रेन करने के लिए भी एनडीआरएफ ने बहुत बड़ा काम किया है। आगे देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है। ब्रेक के बाद आगे की बड़ी खबरों में बात करेंगे जिस तरह से महंगाई दर में भारी कमी आई है। सब्जियों, अंडे, मांस और मछली की कीमतों में गिरावट की वजह से थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर मई माह में 0.39% के स्तर पर रही। थोक महंगाई दर में गिरावट के साथ अब ये 14 महीने के निचले स्तर पर आ चुकी है। भारत में मई महीने के लिए ये थोक महंगाई दर मार्च 2024 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई है। इस दौरान खाद्य महंगाई दर मासिक आधार पर 2.55% से 1.72% पर आ चुकी है और मैन्युफैक्चरिंग WPI 2.62% से घटकर 2.04% पर आ चुका है। फ्यूल एंड पावर WPI 2.18% से घटकर 2.27% पर आ चुका है। प्याज की थोक महंगाई दर 0.20% से घटकर -21.62% फिसल चुका है। तो वहीं सब्जियों की महंगाई दर भी -18.26% से घटकर 21.62% पर फिसल गया है। अंडे, मांस और मछली की WPI 0.29% से घटकर 1.01% पर आ चुकी है। थोक महंगाई के आंकड़ों से पहले सरकार की ओर से रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी किए गए थे। 12 जून को जारी आंकड़ों के मुताबिक मई 2025 में भारत की रिटेल महंगाई घटकर 2.82% पर पहुंच गई, जो 6 साल का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले मार्च 2019 में ये 2.86% थी। खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार कमी के कारण रिटेल महंगाई में नरमी आई है। महंगाई दर में कमी की ही वजह से आरबीआई ने अपनी ताज़ा मौद्रिक नीति समीक्षा में मुख्य ब्याज दरों में आधी फीसदी की कटौती का ऐलान किया था। आर्थिक जगत से एक और बड़ी खबर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने सदस्यों, नियोक्ताओं और पेंशन भोगियों के लिए सेवाओं को तेज, पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन पहलों का उद्देश्य ईपीएफओ सेवाओं को परेशानी मुक्त
और तकनीक संचालित बनाना है। हाल में किए गए सुधारों में KYC अपडेट, सदस्य प्रोफाइल में संशोधन और स्थानांतरण दावों की प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है। बीमारी, आवास, विवाह और शिक्षा के लिए अग्रिम दावों की ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 में 2.34 करोड़ दावों का ऑटो मोड में निपटारा हुआ। EPFO ने 15 जनवरी 2025 से ट्रांसफर क्लेम के लिए नियोक्ता की मंजूरी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। तो वहीं आधार प्रमाणीकरण आधारित प्रोफाइल सुधार प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है, जिससे नियोक्ता और EPFO कार्यालयों पर निर्भरता घट गई है। फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी यानी FAT के माध्यम से उमंग ऐप पर UAN अलॉटमेंट और सक्रियता की सुविधा शुरू की गई है। इसके जरिए सदस्य पासबुक देखने, KYC अपडेट करने और दावा दाखिल करने जैसी सेवाओं का तुरंत लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अब दावा दाखिल करते समय चेक लीफ या बैंक पासबुक की स्कैन्ड प्रति अपलोड करना आवश्यक नहीं रह गया है। अप्रैल 2025 से बैंक खाता विवरण को UAN से जोड़ने के लिए नियोक्ता की स्वीकृति की शर्त भी समाप्त कर दी जाएगी। EPFO के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में EPFIGMS और CPGRAMS पोर्टल पर कुल 17.75 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 98% का समयबद्ध समाधान किया गया। EPFO ने दोहराया है कि सभी सेवाएं दावा दाखिला, ट्रांसफर, KYC अपडेट और शिकायत दर्ज करना पूरी तरह निःशुल्क हैं और सदस्य इनका लाभ सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले सकते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान सागर में गुयाना के आकार के तेल के भंडार मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि भारत के हिंद महासागर क्षेत्र में कई गुयाना की क्षमता है। वर्तमान में ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 5000 मीटर की गहराई पर 4 कुएं खोदे जा रहे हैं। We have the potential of several Guyanas in the Andaman Ocean. And I also said that we are looking at the possibility, thanks to this additional exploration and production, of finding a Guyana. These are the facts. Today we are importing 80% of our oil and 50% of our natural gas. If we get even, let's say, 5 billion barrels find, our total known estimation could be 42 billion of gas and oil equivalent. 5, 10, 15, I can't speculate on that. I've got 2.5 pages of those exact locations listed that you will find it, but you will have to go there. Cost, how much it is, all needs to be evaluated, but it's pointing to good news. अगली खबर, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव सिर्फ पिछड़ों के विकास और अधिकारों को लेकर पाखंड करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो लोग भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करते हैं वो पिछड़े वर्गों के हितैषी नहीं हो सकते। लालू यादव जी, आपको क्या हो गया है? पिछड़ों की बात केवल पाखंड और दिखावा है। जिन्होंने भारत को संविधान दिया जिसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया, ऐसे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का आप अपमान करते हो। जो अपमान उनकी तस्वीर का किया गया है, ये असली इरादे लालू यादव जी और आरजेडी के जाहिर करता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लालू जी और आरजेडी को ना तो बिहार कभी माफ करेगा, ना देश कभी माफ। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 11,690 किसान परिवारों को 561 करोड़ 86 लाख रुपए की सहायता राशि वितरित की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आपदा के शिकार हुए किसान परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। पूरे उत्तर प्रदेश के 11,690 अन्नदाता किसान परिवारों के लिए 561 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि का वितरण मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से हो रहा है। इस अवसर पर इस
वर्ष अब तक आपदा के शिकार हुए उन सभी अन्नदाता किसान परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर में 1184 करोड़ रुपए की 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस जनपद के विकास की ढेर सारी योजनाओं को लेकर के, जिसमें 194 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास है। इन सभी योजनाओं के साथ आज हम सब आपके पास यहां पर उपस्थित हुए हैं और उन योजनाओं के लिए मैं अंबेडकर नगर जनपद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से ही, लेकिन दुखद खबर, आकाशीय बिजली से 30 से भी अधिक लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में हो गई है। कई लोगों की जान अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली से चली गई है। सबसे ज्यादा प्रयागराज में 5 और जौनपुर में 3 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है। गोरखपुर और ललितपुर में भी 2-2 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में आकाशीय बिजली का कहर प्रदेश के कई जिलों पर टूटा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी, बारिश, ओलावृष्टि, वज्रपात के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। आपदा से जनहानि और पशुहानि होने की स्थिति में प्रभावितों को तत्काल राहत राशि का वितरण करने को कहा गया है। घायलों का समुचित उपचार कराने के लिए कहा गया है तथा सर्वे कराकर फसल नुकसान का आकलन करते हुए आक्षा शासन को भेजने का निर्देश दिया गया है। और उधर उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी नगर पालिका परिषद क्षेत्र के बारिश नगर इलाके में नगर पालिका की जमीन पर अतिक्रमण की खबर सामने आई है। करीब 6.5 बीघा सरकारी जमीन पर न सिर्फ 34 मकान बल्कि एक मस्जिद भी बना दी गई थी। तो मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी, जिसके बाद डीएम और एसपी खुद मौके पर पहुंचे थे। मामले में नगर पालिका ने कार्रवाई की शुरुआत करते हुए अतिक्रमण हटाने की नोटिस जारी कर दिए। इसमें मकानों के साथ साथ मस्जिद को भी हटाने की बात कही गई है। प्रशासन का कहना है कि जमीन नगरपालिका की है और उस पर अवैध निर्माण किया गया, इसीलिए नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नगरपालिका परिषद की ओर से उनकी भूमि पर अतिक्रमण करने पर नोटिस दिया गया है। जो 33 आवास बने हुए हैं उन पर भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगरपालिका परिषद की ओर से की जा रही है और जो मस्जिद बनी हुई है उसको भी हटाने की कार्रवाई उनके स्वयं के द्वारा की जा रही है, क्योंकि वो अतिक्रमित और सरकारी स्थान पर बनी। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका होने से वहां काम कर रहे 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव अतरासी की है। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी ने भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य किया। घटना की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। थाना रजबपुर क्षेत्रांतर्गत ये एक हादसा हुआ है जिसमें एक लाइसेंस्ड फैक्ट्री के अंदर विस्फोट होने की सूचना प्राप्त हुई थी और 4 महिलाओं की डेथ और 6 महिलाओं का घायल होना बताया गया है, जिनको तत्काल हेल्थ फैसिलिटीज के लिए उनको हॉस्पिटल भेजा गया है और पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है एडीएमएफआर की अध्यक्षता में, जिसमें एडिशनल एसपी विद्युत सुरक्षा और अग्निशमन के अधिकारी रहेंगे और इन कारणों का विश्लेषण करेंगे कि एक लाइसेंस्ड अनुज्ञापी के एरिया में ये किस प्रकार विस्फोट हुआ। अगली खबर, केंद्र सरकार के 11 वर्ष और दिल्ली के 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली भाजपा कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। उन्होंने दिल्ली में किए गए विकास कार्यों को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सराहना की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी बाकी के विकास कार्यों को पूरा करना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली के लैंडफिल साइट का रीप्रोसेसिंग किया जाएगा। ये जो ट्रिपल इंजन सरकार हमारी बनी है केंद्र में, तो मोदी जी के 11 साल की जो
योजनाएं हैं, उनकी सफलता, उनके आंकड़े आप सबको मालूम है। उसके साथ साथ अब दिल्ली में और अभी एमसीडी में, इसलिए मैं समझता हूँ हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है इसके बाद। ये तो हमें विकास का जो काम है और दिल्ली का जो ड्यू है उसको पूरा करके बहुत जल्दी करना पड़ेगा। जो दिल्ली में 100 दिन में आपने किया है और अभी तो शुरुआत है। मुझे पूरा विश्वास है कि वेस्ट रिप्रोसेसिंग जो है, अरे कूड़े का पहाड़ बन गया। क्यों? क्योंकि लोग रिप्रोसेसिंग करते नहीं थे। 2014 में केवल 14% होती थी, हमने उसको आगे करके 80% किया है और बहुत बढ़िया काम हो रहा है। पर वो कैपेसिटी जो रिप्रोसेसिंग है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है यमुना जी की सफाई, ये कूड़े के जो लेगेसी डंप साइट जिसको कहते हैं, उसके अलावा ये जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, सब पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के अस्पतालों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जी किशन रेड्डी ने कोविड के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता और आवश्यक व्यवस्थाओं की जांच की। साथ ही कोविड के दौरान लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रिसेंटली कैबिनेट मीटिंग में सभी मिनिस्टर्स को आदेश दिया गया अपने अपने पार्लियामेंट चुनाव क्षेत्र के अंदर अपने अपने प्रांतों में जो बड़े हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल विजिट करने के लिए आदेश दिया है। क्योंकि देश में अलग अलग जगह कोविड का केसेस देखते हुए सभी हॉस्पिटल्स जरूरत पड़े तो कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए ठीक व्यवस्था है नहीं। और जो पीएम केयर्स के द्वारा जब देश में कोविड का स्थिति ज्यादा था, जब सभी जगह ऑक्सीजन प्लांट्स को एस्टैब्लिश किए थे, वह प्लांट्स काम नहीं कर रहे क्या स्थिति है, उसमें और रिपेयरिंग करने का जरूरत है क्या, पूरा अपडेट करने का जरूरत है क्या, ऐसा देखने के लिए भी आदेश दिया है। वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। एकादशी रातिया some tea is the best tea. It's a magical beverage actually. Some tea is right. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। स्वागत है ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय जगत से बड़ी खबर, ईरान और इजराइल के बीच मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि दिन ब दिन दोनों पक्षों के बीच हमले और तेज होते जा रहे हैं। इस बीच ईरान ने इजराइल पर हमलों की एक नई लहर शुरू की है। इजरायली सेना ने बताया कि ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया। इजरायली सेना के रेडियो के मुताबिक इन हमलों में मारे जाने वालों की संख्या 8 हो गई है। ईरानी मिसाइलों ने खासतौर पर तेल अवीव और बंदरगाह शहर हाइफा को अपना निशाना बनाया। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि हाइफा में बचाव अभियान जारी है, जहां करीब 30 लोग घायल हुए हैं और एक पावर प्लांट में आग लगी है। तेल अवीव में घनी आबादी वाले इलाके में कई आवासीय इमारतें तबाह हो गई हैं, जिनमें US दूतावास के निकट स्थित होटल भी शामिल हैं। वहीं ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि उन्होंने एक नई तकनीक का उपयोग किया, जिससे इजराइल की रक्षा प्रणाली आपस में ही टकरा गई और कई निशानों को भेदा जा सका। दूसरी तरफ इजराइल ने पलटवार करते हुए आज सुबह ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांड सेंटर्स पर हमले किए। इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि तेहरान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इजरायली सेना ने दावा किया है कि यमन से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई है। इजराइल के कई इलाकों में दुश्मनों के विमानों के सायरन सक्रिय हो गए हैं। तो वहीं ईरान की संसद में राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने दोहराया कि उनका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन अनुसंधान जारी रहेगा। ईरान के राष्ट्रपति ने सभी नागरिकों से मतभेदों को दूर रखने और इजराइल के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया है।
इससे पहले रविवार को इजराइल ने दावा किया है कि उसके हमलों में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के खुफिया प्रमुख और 2 अन्य जनरल मारे गए। और इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष पर ईरान स्थित भारतीय दूतावास भी लगातार नजर रख रहा है और विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि तेहरान में भारतीय दूतावास लगातार सुरक्षा स्थिति की निगरानी कर रहा है और ईरान में भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनसे संपर्क कर रहा है। कुछ मामलों में छात्रों को दूतावास की सुविधा से ईरान के भीतर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। अन्य संभव विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी। इसके अलावा दूतावास कल्याण और सुरक्षा के संबंध में कम्युनिटी लीडर्स के संपर्क में है। अगली खबर, मंगोलिया में उलानबाटर के 5 हिल्स प्रशिक्षण क्षेत्र में जारी बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 में भारतीय सेना की टुकड़ी समेत 24 देशों की सैन्य टुकड़ियां भाग ले रही हैं। मंगोलियाई सशस्त्र बलों द्वारा 14 जून को अमेरिकी हिंद प्रशांत कमान के साथ साझेदारी में शुरू इस अभ्यास के उद्घाटन समारोह में भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सवे सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 28 जून तक जारी रहने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय वातावरण में संचालन करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों को शांति स्थापना मिशनों के लिए तैयार करना है, जिससे शांति समर्थन अभियानों में अंतर संचालन और सैन्य तत्परता बढ़े। भारत की भागीदारी संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में इसके समृद्ध अनुभव को उजागर करती है और मंगोलिया के साथ इसकी बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाती है। ये भागीदारी हाल ही में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के सफल आयोजन पर भी आधारित है, जिसने द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूत किया है। आगे की खबरों में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने नियुक्ति मेले में 964 से भी अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि नई सरकार ने घोषणा पत्र के अनुसार 28,446 सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां दी हैं। साथ ही कहा कि आने वाले समय में और अधिक नियुक्तियां दी जाएंगी। आज जो 10वां नियुक्ति मेला था, इसमें से आज 964 5 विभागों में हम आज नियुक्ति मेला में उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया और राज्य सरकार के एक कर्मचारी और अधिकारी के नाते काम करने के लिए आज उनको आशीर्वाद भी किया। और निश्चित रूप से आज तक नया सरकार आने के बाद हमने गवर्नमेंट सर्विस में जैसे हमारा प्रतिश्रुति और मैनिफेस्टो मुताबिक हमने आज तक 28,446 नियुक्ति हमने दे दिए हैं। और आगे की खबरों में सुप्रीम कोर्ट ने वायुसेना की महिला अधिकारियों के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है। एयरफोर्स में स्थायी कमीशन की मांग कर रही विंग कमांडर कविता भट्टी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने विंग कमांडर कविता भट्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को उन्हें अभी सर्विस से ना हटाने जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने सरकार से 1 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट 6 अगस्त को स्थायी कमीशन ना दिए जाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बालाकोट में महिला अधिकारियों के काम की सराहना की थी। साथ ही कहा था कि जिस तरह का समन्वय हमारी सेना ने दिखाया है वो सराहनीय है, इसलिए हम उन्हें हमेशा सलाम करते हैं। इसी को देखते हुए कोर्ट ने सरकार को महिला अधिकारियों को सर्विस से ना हटाए जाने के निर्देश दिए थे। और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है जिसमें इन अधिकारियों को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी कर 25 जून को पेश होने का निर्देश दिया गया था। इन 6 अधिकारियों में हावड़ा पुलिस कमिश्नर समेत 4 IPS अफसर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया है
और हाईकोर्ट से 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। मामला 2019 में हावड़ा नगर निगम परिषद में बाइक पार्किंग को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है। इस दौरान पुलिस और वकीलों के बीच टकराव हुआ और पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई वकील घायल हो गए थे। घटना पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और 7 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला शुरू हुआ था। आगे की खबरों से पहले एक और ब्रेक। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है। ब्रेक के बाद आगे की बड़ी खबरों में देश के पश्चिमी तटीय हिस्सों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर में ऑरेंज अलर्ट, जबकि रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। कोल्हापुर जिले में पंचगंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और आसपास के बांधों पर भी दबाव बना है। पालघर में तेज बारिश जारी है, तो वहीं ठाणे तालुका में बीते 24 घंटों में 55 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी आंधी, बिजली गिरने और तेज बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदियों के किनारे ना जाने की अपील की है। और अब खबर खेल की दुनिया से। आर्मन डुप्लांटिस ने पुरुषों के पोल वोल्ट का विश्व रिकॉर्ड 12वीं बार तोड़ दिया है। 25 वर्षीय डुप्लांटिस ने स्टॉकहोम में आयोजित डायमंड लीग में 6.28 मीटर की छलांग लगाई। यह रिकॉर्ड खास रहा क्योंकि यह पहला मौका था जब डुप्लांटिस ने अपने देश स्वीडन में अपना रिकॉर्ड सुधारा है। डुप्लांटिस ने सबसे पहले फरवरी 2020 में विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा था। भारत की 16 सदस्यीय टीम 17 से लेकर 25 जून तक बीजिंग में होने वाले 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में हिस्सा लेगी। इस टीम में जैनब खातून, सीमा रानी, झंडू कुमार, जॉबी मैथ्यू, मनीष कुमार और कस्तूरी जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। इन सभी ने हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रभावित किया था। भारतीय टीम में शामिल 16 खिलाड़ियों में से 7 महिलाएं हैं। खिलाड़ियों के लिए रविवार को भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय पैरालंपिक समिति PCI की पूर्व अध्यक्ष दीपा मलिक, वर्तमान PCI महासचिव जयवंत हमनवर और भारत पैरा पावर लिफ्टिंग के अध्यक्ष JP सिंह मौजूद रहे। कानपुर में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय बधिर सीनियर कुश्ती और कराटे चैंपियनशिप के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संदीप पांडे, प्राचार्य विपिन कौशिक, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड विपेंद्र परमार, अंशु ठाकुर, हिमांशु तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव और डॉक्टर अभिषेक वाजपेयी उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता की मेजबानी ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डेफ द्वारा की गई थी। अंक तालिका में महाराष्ट्र 54 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा, तो हरियाणा ने 43 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर जगह बनाई। राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने तीसरा और चौथा स्थान ग्रहण किया। खेल की जगत की खबरों में कुछ और खबरें। टेलर फ्रिट्ज ने स्टुटगार्ट ओपन जीतने के साथ ही इस साल का अपना पहला खिताब जीतने में कामयाबी पाई। फाइनल में फ्रिट्ज ने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को 6-3, 7-6 से मात दी। ये फ्रिट्ज की ज़्वेरेव पर लगातार 5वीं जीत रही। इस हार के साथ ही ज़्वेरेव का ग्रासकोट पर कोई भी खिताब जीतने का इंतजार फिलहाल जारी है। जर्मनी की अनुभवी टेनिस खिलाड़ी तात्याना मारिया ने अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीत लिया है। मारिया ने अमांदा एनिसिमोवा को हराकर क्वींस क्लब चैंपियनशिप का खिताब जीता। 37 वर्षीय मारिया ने फाइनल में 6-3, 6-4 से जीत दर्ज की। गैर वरीयता प्राप्त मारिया ने इस प्रतियोगिता में आने से पहले लगातार 9 मैच गंवाए थे। फाइनल तक के सफर में उन्होंने ग्रैंड स्लैम चैंपियन एलेना
रायबाकिना और मैडिसन कीज को मात दी। वो सेरेना विलियम्स के बाद कोई WTA खिताब जीतने वाली सबसे अधिक उम्र की खिलाड़ी बनी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। जब देश पूछता है, जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा की प्रेस वार्ता पर Yesterday's Business Roundtable came up with a roadmap for enhancing economic linkages. Gift City and Cyprus Stock Exchange are discussing cooperation. Easier cross-border payment through UPI integration is also being explored. Earlier this year, a defense cooperation program was signed. This also includes defense industrial collaboration. Indian shipping firms are exploring opportunities in connectivity and logistics. These linkages have relevance in the context of IMEC. Increasing tourist linkages and air connectivity is also being explored. An agreement to establish an Indian Studies Chair at the University of Nicosia has been signed. A mobility pilot program has been agreed to. A roadmap for the period 2025 to 2029 is being finalized to take forward our partnership. To sum up, this historic visit of Prime Minister Modi to Cyprus has provided stimulus and a strategic direction to the partnership between our two countries as important and trusted partners. Thank you. ये आप विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता को देख रहे थे, जिसमें विदेश मंत्रालय के द्वारा जानकारी दी जा रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बारे में भी और बाकी मुद्दों पर भी। और फिलहाल नज़र डाल लेते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। साइप्रस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के लिए रवाना। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री लेंगे भाग। वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए ये एक महत्वपूर्ण मंच।